मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, जिसका पाठ्यक्रम मूल विधि, और मूल विधि के अंतर्गत हम लोग अधिनियम को लेकर के चल रहे थे। आज बात करेंगे मोटर यान अधिनियम 1988 पर और यथा संशोधन मोटर यान अधिनियम संशोधन 2019 के विशेष रेफरेंस में। तो ये अधिनियम हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो इस अधिनियम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत में मोटर यान अधिनियम 1988 में आया और इसने स्थान लिया था ब्रिटिश कालीन मोटर यान अधिनियम 1939 का। तो ब्रिटिश शासनकालीन मोटर यान अधिनियम 1939 को रिप्लेस करता है मोटर यान अधिनियम 1988। और इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार संशोधन हो चुके हैं। लेटेस्ट संशोधन आपका 2019 का है, जो कि 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हुआ है। तो इस अधिनियम के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या है, अधिनियम की धाराएं क्या क्या हैं और उनमें अनुसूचियां क्या क्या हैं, कितने अध्याय हैं, कब ये अधिनियम पारित हुआ और ये अधिनियम कब लागू हुआ। तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, डिटेल में बात करूंगा। इस अधिनियम में टोटल 14 अध्याय हैं, 217 बेसिकली धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। इसकी पहली अनुसूची जो है उसमें यातायात सिंबल के बारे में बताया गया है और दूसरी अनुसूची उसमें कंपल्सेशन यानी मुआवजे के बारे में बताया गया। तो कुल मिलाकर के ये अधिनियम थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन आपको धैर्य के साथ पूरा देखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठा सकता है। तो हमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े पेशेंस के साथ, थोड़े धैर्य के साथ इस 1 घंटे के अधिनियम को बेहतर तरीके से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, ताकि कम से कम यहाँ से सवाल पूछा जाए तो उसे हम कर सकें। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा पढ़ें, स्टार्ट करने की कोशिश करें तो जहाँ से भी सवाल पूछा जाए वो एरिया हमारा स्लिप हो जाए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम पूरा धैर्य के साथ देखें, नोट्स बनाएं और एक एक चीज़ों पर अपना स्पष्टीकरण क्लियर रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या था। आइए देखते हैं अधिनियम को लाने का उद्देश्य। तो अंतर्दहन इंजन, अंतर्दहन इंजन का मतलब होता है एक ऐसा व्हीकल जिसमें लगा हुआ इंजन ईंधन से चलता हो और वो कार्बोरेटर द्वारा फंक्शन करता हो, कार्बोरेटर के माध्यम से फंक्शन करता हो। तो अंतर्दहन इंजन हुआ विद्युत मोटर, विद्युत मोटर की शक्ति से चलने वाला ई रिक्शा हो सकता है, ई बाइक हो सकती है, ई कार हो सकती है। तो अंतर्दहन इंजन हुआ विद्युत मोटर की शक्ति से चलने वाला यान, वाहन, व्हीकल्स को विधि द्वारा नियमन करने हेतु, विधि मतलब कानून द्वारा नियमन करने हेतु मोटर यान अधिनियम 1988 लाया गया। और इस अधिनियम ने ब्रिटिश कालीन मोटर यान अधिनियम 1939 का स्थान लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश काल में सबसे पहले जो मोटर यान अधिनियम आया था वो 1914 में आया था और 1914 का स्थान लिया था मोटर यान अधिनियम 1939 ने। तो ये तो 2 ब्रिटिश कालीन अधिनियम की बात हो गई, लेकिन जो स्वतंत्र भारत में मोटर यान अधिनियम आया वो 1988 में आया और इसने रिप्लेस किया था मोटर यान अधिनियम 1939 को। तो ये सामान्य सी डेफिनेशन याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, मोटर यान अधिनियम 1988 14 अक्टूबर 1988 को अधिनियमित यानी पारित हुआ। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि मोटर यान अधिनियम 1988 पारित कब हुआ, तो आप क्या आंसर टिक करोगे? 14 अक्टूबर 1988 को। तो मोटर यान अधिनियम 1988 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ तथा 1 जुलाई 1989 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। 1 जुलाई 1989 को यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ या प्रवर्त हुआ। तो प्रवर्त हुआ, लागू हुआ मतलब एक ही बात है। 1 जुलाई 1989 को यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ, यानी जम्मू कश्मीर राज्य सहित यह संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं, यानी चैप्टर। कुल 14 अध्याय हैं जिनके अंतर्गत 217 धाराओं का उल्लेख किया गया है बेसिक रूप से। अब 19 के संशोधन में और बीच में कई सब सेक्शन जोड़
दिए गए हैं, तो उसकी वजह से धाराएं ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन बेसिक धारा 217 ही पढ़ी जाएगी। तो इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय, 217 धाराएं तथा 2 अनुसूचियां हैं, यानी शेड्यूल्स हैं। तो पहली जो शेड्यूल्स इसकी है, पहली अनुसूची, उसमें यातायात सिंबल के बारे में बताया गया है, और जो दूसरी अनुसूची है उसमें कंपलसेशन के बारे में बताया गया, यानी मुआवजे के बारे में बताया गया। अब मैं आपको एक एक धारा पे जो इम्पोर्टेंट हमारी परीक्षा के अनुरूप हैं डिस्कस करूंगा, और 2019 के जो संशोधन है जो कि 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ, उसको विशेष तौर पे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उम्मीद ये भी की जा सकती है कि कुछ करंट जैसा मैटर है, और चूंकि विधि हमारे मूल विधि हमारे यहाँ ही है, तो हो सकता है 2019 के मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट से ही सवाल पूछा जा सके, इसलिए विशेष तौर पर 2019 के जो सेक्शन हैं उन पे हम लोग फोकस करेंगे। आइए पहली धारा पे, मोटरयान अधिनियम का सेक्शन 1 यानी धारा 1। तो धारा 1 में अमूमन हर अधिनियम की तरह से संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होने के बारे में बताया गया है। तो संक्षिप्त नाम इस धारा के अंतर्गत होगा मोटरयान अधिनियम 1988। संपूर्ण भारत में ये लागू होगा, जम्मू कश्मीर राज्य सहित यह संपूर्ण भारत में लागू होगा, यानी इसकी जो अधिकारिता है वो जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत होगा। और तीसरा पॉइंट है, यह उस तारीख से प्रवर्त या लागू होगा जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा गजट में यानी राजपत्र में प्रकाशित करेगी या नियत करेगी। कोई भी अधिनियम जब पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर अधिनियम है तो उससे एक अधिसूचना द्वारा राजपत्र भारत सरकार का जारी होता है, गजट जारी होता है, और गजट में उस अधिनियम को लेकर के गाइडलाइन दिया रहता है। तो राजपत्र में नियत तारीख थी 1 जुलाई 1989। तो 1 जुलाई 1989 को मोटरयान अधिनियम 1988 प्रवर्त हुआ, लागू हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि इस अधिसूचना में कहा गया था कि राज्य सरकारें अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग तिथियों में इस अधिनियम को लागू कर सकती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट में कुछ राज्यों ने इसे आगे और पीछे लागू किया था। तो लेकिन भारत सरकार का जो लागू अधिनियम है वो 1 जुलाई 1989 से है। आइए धारा 2 पे, अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये परिभाषाएं अगर कोई भी इसके मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा ट्रायल पे आता है, न्यायालय में आता है, तो उसमें अगर ये कहा गया कि सार्वजनिक मार्ग, तो सार्वजनिक मार्ग से आपका तात्पर्य क्या है? तो ये सबके लिए वही होगा जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 में परिभाषा सार्वजनिक मार्ग की दिखाई गई है। तो इसमें विभिन्न परिभाषाएं दी हैं ताकि ट्रायल के दौरान किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने पर इसी को आधार बनाया जाए। ऐसा ना हो कि अमुक व्यक्ति मोटरसाइकिल की अलग परिभाषा दे रहा है और अमुक व्यक्ति मोटरसाइकिल की परिभाषा अलग दे रहा है। आपकी जो मान्य परिभाषा होगी वो इस अधिनियम के सेक्शन 2 में दी गई परिभाषा को ही आधार माना जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं कि मोटरयान क्या है, मोटरयान की परिभाषा क्या है, चालक क्या होगा, परिचालक क्या होगा, परमिट क्या होगा, अनुज्ञप्ति क्या होगी, अनुज्ञप्ति का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का मतलब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होता है। मालयान क्या होगा, मालयान की परिभाषा दी, मोटर कार, मोटरसाइकिल, विनिर्माता यानी वाहन को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हो गई, सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग हो गया, भारी वाहन हो गया, हल्का वाहन हो गया। कुल मिलाकर कहने का ये है कि धारा 2 में जो है विभिन्न परिभाषाएं दी हैं जिनको लेकर के ही आगे चला जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा कि अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाओं का उल्लेख किया गया। हाँ, इसमें से भारी वाहन और हल्का वाहन, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइए आगे देखिए। अधिनियम की धारा 2 में ही 2 परिभाषाएं मैं और आपको क्लियर कर देता हूं कि भारी वाहन और हल्का वाहन से क्या मतलब है, यानी एलएमबी और एमपीबी। एलएमबी और एमपीबी से आपका क्या मतलब है कि भारी वाहन कौन सा कहा जाएगा और हल्का वाहन कौन सा कहा जाएगा। इसकी डिटेल डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 में। तो आप यहाँ पे देखिए कि भारी वाहन से आपका मतलब क्या है, ऐसा माल या यात्री यान, ऐसा माल या यात्री यान जिस
जिसका लदान रहित, लदान रहित का मतलब है अनलोडेड, यानी अगर वो माल वाहन है तो उसमें सामान नहीं होना चाहिए और पैसेंजर वाहन है तो उसमें यात्री नहीं होने चाहिए। तो लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। यानी 12,000 किलोग्राम का मतलब होता है कि 120 कुंतल, जिसको हम एक कुंटल में एक टन में 10 कुंतल होते हैं, तो इसे 12 टन भी बोल सकते हैं, है ना, 12 टन। तो ऐसा माल या यात्रीयान जिसका लदान रहित भार 12 टन से अधिक होना चाहिए। 12 टन से जब अधिक भार उसका होगा तो उसे हम भारी वाहन कहेंगे, यानी हैवी व्हीकल्स कहेंगे, जो खासकर कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, व्यवसायिक वाहन होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एलएमवी की बात करें, जो लाइट मोटर व्हीकल्स है, हल्का वाहन, तो ऐसा यान जिसका लदान रहित भार 7500 किलोग्राम से अधिक ना हो, 7500 किलोग्राम से अधिक ना हो। ये 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए और ये 7500 किलोग्राम से अधिक ना हो, यानी 7.5 टन से कम होना चाहिए। 7.5 टन तक हल्का वाहन माना जाएगा और 12 टन के ऊपर वाले सारे भारी वाहन माने जाएंगे। तो ये हल्का वाहन और भारी वाहन की डेफिनेशन क्लियर कर लिया सेक्शन 2 में। अच्छा, अधिनियम की धारा 2 का देख लीजिए, इसमें ई रिक्शा और ई गाड़ी की परिभाषा दी गई है, जो कि 4000 वाट की शक्ति से अधिक का मोटर इंजन नहीं होना चाहिए। तो ई रिक्शा और ई गाड़ी की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 का में दी गई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, धारा 3 देखिएगा। अधिनियम की धारा 3, मोटरयान को सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक मार्ग, मोटरयान को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए अनुज्ञप्ति का मतलब है डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। तो धारा 3 ध्यान रखिएगा, मोटरयान को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए अनुज्ञप्ति यानी डीएल का होना अनिवार्य है। अच्छा, इसी अधिनियम की धारा 4 को देखिए। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु को नहीं प्राप्त किया है वह सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान को नहीं चला सकता है, किंतु ऐसा व्यक्ति जिसने 20 वर्ष की आयु को नहीं प्राप्त किया है वह सार्वजनिक स्थान पर व्यवसायिक यानी कमर्शियल वाहन को नहीं चला सकता। यानी प्राइवेट वाहन, निजी वाहन को चलाने के लिए 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो और व्यवसायिक वाहन को चलाने के लिए 20 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है वह सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान नहीं चला सकता है, तथा ऐसा व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का है वह सार्वजनिक स्थान पर व्यवसायिक वाहन या यान नहीं चला सकता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें हमने एक नोट लिखा है और इसी सेक्शन के तहत ये व्यवस्था दी गई है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु को कंप्लीट कर लिया है वो 50 सीसी की क्षमता से अधिक ना हो, तो 50 सीसी की क्षमता तक वाली मोटरसाइकिल को वो चला सकता है। ये छूट इस अधिनियम के तहत धारा 4 में दी गई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, अधिनियम की धारा 5 आप देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें मोटरयान मालिक के उत्तरदायित्व को बताया गया है। तो अधिनियम का धारा 5 जो है, धारा 3 एवं धारा 4 के उल्लंघन पर मोटरयान के स्वामियों का उत्तरदायित्व काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि धारा 3 में है कि बिना अनुज्ञप्ति के सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटरयान को नहीं चलाएगा, और धारा 4 में है कि अगर वो पब्लिक वाहन है तो 18 साल की आयु को पूरा कर चुका हो व्यक्ति, और अगर व्यवसायिक वाहन है तो 20 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। तो धारा 3 एवं 4 के उल्लंघन पर मोटरयान के स्वामियों का उत्तरदायित्व, इसके अंतर्गत कोई मोटरयान मालिक ऐसे किसी व्यक्ति को जो धारा 3 और 4 की शर्तों को पूरी ना करता हो उससे ना तो मोटरयान चलवाएगा और ना ही चलाने की अनुज्ञा यानी परमिशन देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अधिनियम की धारा 8 में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया गया है, और इस अधिनियम की धारा 14 के तहत जो शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति होगी मीन्स लर्निंग लाइसेंस, जो लर्नर लाइसेंस होता है वाहन को सीखने के लिए, वो 6 माह तक प्रभावी रहेगा। तो अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है कि जो आपका लर्निंग लाइसेंस होगा वो 6 माह तक प्रभावी यानी वैलिड होगा, और धारा 8 में कहा गया है कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति
का दिया जाना। तो आपको लर्निंग लाइसेंस अधिनियम की धारा 8 में दिया जाएगा और ये 6 माह तक जो है वैलिड रहेगा, ये सेक्शन 14 में बताया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट सेक्शन पर सेक्शन 12 अधिनियम की धारा 12 में मोटर यान को चलाने के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने वाले विद्यालय, ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग स्कूल को इस धारा के तहत लाइसेंस दिया जाता है और उनका नियमन किया जाता है, यानी उनके स्कूलों के लिए गाइडलाइन तैयार की जाती है। तो अधिनियम की धारा 12 में मोटर यान को चलाने के लिए प्रशिक्षण देने वाले विद्यालय, ट्रेनिंग सेंटर को अनुज्ञापन प्रदान करना व विनियमन करना, यानी लाइसेंस देना और उनका संचालन के लिए गाइडलाइन या नियमावली तैयार करना। अधिनियम की धारा 39 वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये धारा पूछी भी जा सकती है कि विदाउट पंजीकरण यानी विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी वाहन हो, मोटरयान हो, वो पब्लिक प्लेस पर नहीं लाया जाएगा। तो किसी भी मोटरयान या वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए मोटरयान का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन आप देखिए, अधिनियम की धारा 52 मोटर यान में परिवर्तन। यहाँ पे आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जिस रूप में आपका मोटरयान आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड है, यानी जो आपकी आरसी पे मोटरयान के बारे में उल्लेख है कि किस कलर का मोटरयान है या उसका आकार या उसकी बॉडी कैसी है, तो इसके अंतर्गत जिस रूप में मोटरयान पंजीकृत है उसमें मोटरयान मालिक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, यानी वाहन को वो किसी प्रकार से मॉडिफाइड नहीं करा सकता है धारा 52 के तहत। लेकिन यदि मोटरयान मालिक चाहता है कि उसके ईंधन में परिवर्तन कर दे, अपनी यात्रा को सरल, सस्ता, सुगम बनाने के लिए उसके ईंधन में परिवर्तन कर दे, सपोज करिए पेट्रोल या डीजल पर वाहन चलता है और उसमें गैस किट या सीएनजी किट लगवाना चाहता है, तो वह राज्य परिवहन संभागीय कार्यालय से अनुमति लेने के बाद सम परिवर्तन किट लगा करके उसके ईंधन में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसके किसी भी बाह्य स्वरूप या रंग रूप में परिवर्तन नहीं करेगा। वो उसी रूप में रहेगा जैसा आपका पंजीकरण हुआ है, जिस रूप में वाहन का पंजीकरण हुआ है। तो ये सेक्शन 52 ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन देखिएगा, अधिनियम की धारा 67 और 68 ये स्टेट गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के बारे में या उसकी शक्तियों के बारे में हैं। तो 67 जो है राज्य सरकार की सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति से संबंधित है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर में, व्यापारियों के मार्केट के वेलफेयर में या कोई सार्वजनिक मार्ग है उसके वेलफेयर में कुछ ऐसी नीतियाँ बना सकती है, कुछ ऐसे नियम बना सकती है जो उनके हित में हो। तो राज्य सरकार की सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति 67 में है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार जनता, व्यापारी, सार्वजनिक मार्ग आदि के हित में निर्देश जारी कर सकती है कि ये है मार्ग भारी वाहन के लिए है, ये मार्ग हल्के वाहन के लिए, इस मार्ग से इसको डाइवर्जन किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के जो परिवहन है उसको सुगम इन लोगों के हित में करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को शक्ति 67 में दी गई है। अच्छा, अधिनियम की धारा 68 में परिवहन प्राधिकरण का गठन, तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार राजपत्र यानी गजट में, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का गजट होगा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए एक परिवहन प्राधिकरण का गठन कर सकती है या कर सकेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है 67 और 68। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए सेक्शन 112 पे। अधिनियम का सेक्शन 112, कोई भी वाहन उसके लिए तथा निर्धारित स्थान पर निर्धारित गति से चलाया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 में कहा गया है कि कोई भी वाहन उसके लिए जो गति सीमा निर्धारित की गई है और ऐसा पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक मार्ग जहां पे एक गति सीमा निर्धारित की गई है वह उसी गति सीमा में चलाया जाएगा। अधिनियम की धारा 113, इसमें कहा गया है किसी भी वाहन में निर्धारित भार सीमा के भीतर ही भार रखा जाएगा।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 113 निर्धारित सीमा के भीतर ही भार रखा जाएगा और अन्यथा की स्थिति में धारा 194 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अच्छा, धारा 117 देख लीजिए। अधिनियम की धारा 117 में पार्किंग स्थल एवं यान वाहन विराम स्थल के संबंध में उपबंध किया गया है, यानी अवैध पार्किंग को प्रतिबंधित किया गया है। तो अधिनियम की धारा 117 में वैध पार्किंग स्थल कौन सा होगा, वाहन विराम स्थल कौन सा होगा, इसके बारे में विशेष रूप से उपबंध किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन आप देखिएगा 119। अधिनियम की धारा 119 यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य है। तो अधिनियम की धारा 119 में यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य बताया गया है। प्रत्येक चालक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों एवं संकेतों का पालन करते हुए तथा यातायात को नियंत्रित कर रहे पुलिस अधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए वाहन को चलाएगा। तो ये धारा 119 में है कि यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य, जिसमें जो अनुसूची 1 में यातायात चिन्ह दिए हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए उन चिन्हों का, तथा यातायात को नियंत्रित करने वाले पुलिस अधिकारी के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए चालक वाहन को चला सकेगा। धारा 124 देखिए। अधिनियम की धारा 124 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क परिवहन, यानी इसमें आप ले सकते हैं राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी को ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क परिवहन के वाहनों में बिना पास या बिना टिकट के यात्रा नहीं कर सकेगा। तो अधिनियम की धारा 124 में कहा गया है कि सड़क परिवहन की वाहनों में बिना टिकट या बिना पास के यात्रा नहीं कर सकेगा और 178 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। सेक्शन 128 देखिएगा। अधिनियम की धारा 128 दो पहिया वाहन पर, दो पहिया वाहन से तात्पर्य यहाँ पर मोटरसाइकिल और स्कूटर से है। तो दो पहिया वाहन पर ड्राइवर यानी चालक अपने अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा, यानी 1+1, एक चालक और एक सवारी करने वाला व्यक्ति। तो दो पहिया वाहन पर मोटरसाइकिल या स्कूटर पर ड्राइवर यानी चालक अपने अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में नए संशोधन के तहत जो है 2019 के संशोधन के तहत 194C में 1000 रुपये जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा। इस दंड का प्रावधान किया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, धारा 129, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी वर्ग या वर्णन, इससे तात्पर्य है कि किसी कंपनी की कोई भी बाइक, यानी वर्जन से यहाँ पे मतलब नहीं है, किसी भी वर्ग या वर्णन की मोटरसाइकिल को चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला, बोथ आर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला व्यक्ति जब पब्लिक प्लेस पर होंगे, सार्वजनिक स्थान पे होंगे, तो सुरक्षात्मक टोप अर्थात हेलमेट जो भारतीय मानक ब्यूरो यानी ISI के अनुरूप होगा उसे धारण करेंगे या पहनेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 129 में हेलमेट पहनने की व्यवस्था दी गई है और इस धारा के तहत सिखों को छूट दी गई है, वे सिख जो पगड़ी धारण करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 129, किसी वर्ग या वर्णन की मोटरसाइकिल को चलाने वाला या सवारी करने वाला व्यक्ति जब सार्वजनिक स्थान पर हो तो वह सुरक्षात्मक टोप अर्थात हेलमेट जो भारतीय मानक ब्यूरो ISI के समरूप हो पहनेगा। इस धारा के तहत सिखों को छूट दी गई है, वे सिख जो पगड़ी पहनते हैं। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर। अधिनियम की धारा 130 किसी सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चालक वर्दी पहने किसी भी पुलिस अधिकारी के अनुज्ञप्ति या पंजीकरण आदि मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा। यानी चालक का ये कर्तव्य है कि अगर पब्लिक प्लेस पर कोई वर्दीधारी, वर्दी पहने हुए पुलिसकर्मी आपके व्हीकल्स के कागजात मांगता है जांच करने के लिए, तो चालक या आपका कर्तव्य है कि आप कागजात उसके सामने प्रस्तुत करें। ये धारा 130 में कहा गया है। धारा 134 में दुर्घटना और किसी भी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में चालक का कर्तव्य क्या है। तो यहाँ धारा 134 में बड़ा ही स्पष्ट इस चीज़ को किया गया है
कि यदि किसी वाहन चालक व्हीकल्स चालक द्वारा कोई दुर्घटना हो जाती है और वहाँ पे पब्लिक उन्माद नहीं भड़कता है, सामान्यतः ये मेन आपका जो अधिनियम है उसमें मेंशन किया गया है कि यदि पब्लिक भड़कती है और पब्लिक पथराव मारपीट करने पर आती है या चालक को घेरती है तो उस स्थिति में चालक अपनी जान बचा सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में जहाँ पे सुनसान है, जहाँ पे पब्लिक नहीं है, दुर्घटना होती है, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, उसका कोई वस्तु या सामान नष्ट हो जाता है, तो चालक का कर्तव्य होगा कि उसकी मदद करे, निकटतम अस्पताल उसे ले जाए, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, पुलिस द्वारा जानकारी मांगे जाने पे पूरी घटना की जानकारी देगा और पुलिस अगर मौजूद नहीं है तो निकटतम थाने में जा करके पूरी घटना विस्तार से वहाँ पे 24 घंटे के भीतर नोट करवा देगा। तो इस तरह से दुर्घटना और किसी भी व्यक्ति को हुई क्षति के संबंध में चालक का कर्तव्य है। इसी के 134 के सब सेक्शन में कहा गया है कि अगर वो अस्पताल लेकर के जाएगा तो पंजीकृत जो चिकित्सक होगा बिना किसी कागजी कार्रवाई के तत्काल उसका इलाज शुरू करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे 134A, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2019 के अमेंडमेंट में ये धारा जोड़ी गई, भारतीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के प्रयास से ये धारा जोड़ी गई। 2019 के संशोधन में ये धारा जोड़ी गई जिसमें कहा गया कि गुड सम रिटर्न्स की सुरक्षा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी तक कहीं पे मार्ग में सार्वजनिक स्थान पे कोई दुर्घटना हो जाती थी तो एक आम पब्लिक वहाँ से गुजर जाती थी और कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए नहीं रुकता था। उसका एक कारण था कि जब पुलिस पहुंचती थी तो उसी व्यक्ति का नाम पता नोट करती थी और न्यायालय का चक्कर, गवाही देना, क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर पुलिस की बात करने की शैली आदि से एक आम नागरिक वहां पर खड़ा होना उचित नहीं समझता था। लिहाजा घटना स्थल पर एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती थी क्योंकि उस 1 घंटे के गोल्डन आवर्स में उसे मदद नहीं मिल पाती थी। तो सरकार की पहल पे 134A सेक्शन जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि अगर कोई एक अच्छा व्यक्तित्व दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना हुए व्यक्ति की मदद करता है तो उसे किसी भी प्रकार की ना तो पूछताछ की जाएगी, ना वो अपना नाम पता नोट कराने के लिए मजबूर होगा और उसे सिविल या आपराधिक कार्यवाही से बिल्कुल दूर रखा जाएगा। तो 134A 2019 के संशोधन के बाद जोड़ा गया। मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। 2019 के संशोधन में ये धारा जोड़ी गई जिसमें कहा गया गुड सम रिटर्न्स। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि ये ऐसा अच्छा व्यक्तित्व जो दुर्घटना के समय मदद करे उसे इस धारा के तहत सिविल या आपराधिक कार्यवाही से दूर रखने की सुरक्षा दी गई है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। सेक्शन 161 देखिएगा, अधिनियम की धारा 161। इसमें जो मुआवजे प्रतिकार की राशि है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई है 2019 के संशोधन में। तो 161 है क्या, टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में, यानी ये हिट एंड रन का मामला होता है। तो हिट एंड रन के मामले में क्या होता है कि ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद अपनी पहचान, नाम, पते को छुपाते हुए भागता है, किसी प्रकार की कहीं पे सूचना नहीं देता है। तो इस स्थिति में अगर वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और ट्रायल होता है, मुकदमा चलाया जाता है उस पर, तो जो प्रतिकार की राशि थी मृत्यु हो जाने पर 25,000 रुपये थी। कि अगर दुर्घटना में किसी व्यक्ति की हिट एंड रन मामले में मृत्यु हो जाती है तो 25,000 रुपये बेसिक अधिनियम में मुआवजे की व्यवस्था की गई थी, जिसे 2019 के संशोधन में बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। और अगर वो घोर उपाहित का मतलब है गंभीर चोट, और ये घोर उपाहित वही परिभाषा मानी जाएगी जो भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 45 में दी हुई है। तो घोर उपाहित के मामले में 12,500 रुपये ये प्रतिकार था बेसिक अधिनियम में, लेकिन 19 के अधिनियम में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, धारा 161 में हिट एंड रन मामले में जो मुआवजा था उसकी राशि को बढ़ा दिया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन 164B है आपका।
धारा 164 मोटर वाहन दुर्घटना निधि फंड, निधि का मतलब फंड। यहाँ पे 2019 के संशोधन में ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु को रोकने की संभावना के लिए गोल्डन आवर का मतलब होता है एक्सीडेंट के 1 घंटे का भीतर समय, अगर उस दरमियान किसी व्यक्ति को सही ट्रीटमेंट सुविधा अनुसार मिल जाता है तो व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। तो गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज के लिए निधि का गठन किया है और इलाज में देय राशि मुआवजे से घटा दी जाएगी। तो अभी पीछे आपने देखा प्रतिकार की राशि की हिट एंड रन मामले में अगर मृत्यु हो जाती है तो मुआवजे की राशि 2 लाख रुपए होगी और अगर घोर उपाहित होता है, गंभीर चोट आती है तो 50,000 रुपए होगी। अच्छा, 164B में कहा गया कि एक गवर्नमेंट निधि का गठन करेगी जिसके तहत उस गोल्डन आवर में बिना किसी हिला हवाली के, बिना उस किसी बहानेबाजी के तुरंत कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जाएगी और जो पैसा इलाज में खर्च होगा वो उसको मिलने वाले मुआवजे से घटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर। अधिनियम की धारा 166 देखिए और 166(3). आपको बता दें कि 166(3) जो है ये 2019 के संशोधन में जोड़ी गई और ये उसी व्यवस्था को बहाल करने के लिए जोड़ी गई जो मूल अधिनियम में की गई थी। अब ये व्यवस्था क्या है देखिए, धारा 166 में है प्रतिकार के लिए आवेदन यानी मुआवजे के लिए आवेदन। तो यहाँ पे शुरुआती दौर में क्या था, जब ये 1988 का जब अधिनियम लागू हुआ तो प्रतिकार के लिए जो दावा दाखिल करना था उसके लिए 6 माह का समय निर्धारित था, यानी दुर्घटना के 6 माह के भीतर आपको दावा दाखिल करना होगा। लेकिन 1994 के मोटर वाहन संशोधन अधिनियम में क्या किया गया कि इस समय सीमा को हटा दिया गया। पुनः 2019 में सेक्शन 166(3) जोड़ करके और दुर्घटना से 6 माह के भीतर दावा दाखिल करना होगा, इसे बहाल कर दिया गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि धारा 166(3) 2019 के संशोधन में जोड़ी गई जिसमें कहा गया दुर्घटना से 6 माह के भीतर दावा दाखिल करना होगा। और नीचे मैंने नोट क्या लिखा है कि मूल अधिनियम में ये 6 माह ही था, लेकिन 1994 में इस समय सीमा को हटा दिया था जिसको 2019 में फिर से बहाल कर दिया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम का सेक्शन 177 और 178। 177 देखिए, इस मोटरयान वाहन एक्ट के उल्लंघन पर सामान्यतया जहां कोई दंड उल्लिखित नहीं है, यानी अगर किसी विशेष धारा के उल्लंघन पे विशेष दंड की व्यवस्था की गई है उसे छोड़कर जनरली जहां पर कोई दंड उल्लेख नहीं है, मेंशन नहीं है, उस स्थिति में तो इस मोटरयान वाहन एक्ट के उल्लंघन पर सामान्यतया जहां कोई दंड उल्लिखित नहीं है वहां पहली बार उल्लंघन करने पर 100 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये के दंड से दंडित किया जाएगा। ये 1988 के अधिनियम में व्यवस्था की गई थी, जिसे 2019 के अधिनियम में इस मुआवजे की जो आपकी पेनाल्टी की राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे पहली बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये का और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का दंड भरना होगा। तो 177 में आपने देखा कि इस मोटरयान वाहन एक्ट के उल्लंघन पर सामान्यतया जहाँ पर कोई दंड मेंशन नहीं है वहाँ पर इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर अब पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार में 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अच्छा, अधिनियम की धारा 178 में कहा गया है कि बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आपने देखा था कि अधिनियम की धारा 124 में कहा गया था कि बिना टिकट सार्वजनिक परिवहन पर सफ़र करना दंडनीय अपराध है और 178 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अधिनियम की धारा 180 और 181 दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिनियम की धारा 180 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो धारा 3 और 4 का उल्लंघन करता है उसे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी चलाने को देगा तो उस व्यक्ति को, जिसने अपनी गाड़ी दी है, उस व्यक्ति को 3 माह के कारावास या 1000 रुपये के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। और आपको बताते चले कि 2019 के संशोधन में इस जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। तो अधिनियम की धारा 180, कोई व्यक्ति जो धारा 3 व 4 का उल्लंघन करता है, 3 में है कि बिना अनुज्ञप्ति के वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना, यानी बिना DL के कोई भी व्हीकल्स को पब्लिक प्लेस पे चलाना, और
4 में है आयु का कंप्लीट ना होना। अगर पब्लिक वाहन है तो 18 साल और अगर कमर्शियल वाहन है तो 20 साल। तो 3 और 4 का उल्लंघन करने वाले को अपनी गाड़ी चलाने को अगर कोई व्यक्ति देता है तो उसे 3 माह के कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हमने बताया कि जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। अच्छा, अधिनियम की धारा 121 देख लीजिए। यहाँ पे 3 और 4 का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, 3 और 4 का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है स्वेच्छया, तो 3 माह के कारावास एवं 500 रुपये के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे 500 रुपये से जुर्माने की राशि को बढ़ा करके 5000 रुपये कर दिया गया है। तो 180 में कोई व्यक्ति देता है और 181 में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चलाता है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। आ जाइए अधिनियम की धारा 183 पे, 183 पे। तो यहाँ पे धारा 112 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया। अब सवाल ये उठता है कि धारा 112 क्या है। तो धारा 112 में आपने पढ़ा कि निर्धारित गति से निर्धारित स्थान पर चलाने के लिए व्यवस्था की गई है, यानी निर्धारित वाहन निर्धारित स्थान पर निर्धारित गति से चलेगा। तो ये धारा 112 में व्यवस्था दी गई है। अब यदि धारा 112 का उल्लंघन किया जाता है तो पहली बार में 400 रुपये और दूसरी बार में 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि वाहन में बैठा कोई व्यक्ति चालक को दबाव बनाता है या कहता है तेज चलाने के लिए, तो उस व्यक्ति को पहली बार में 300 रुपये और दूसरी बार में 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे, आप राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में सफ़र कर रहे हैं और आप जो है परिवहन निगम के ड्राइवर यानी चालक को तेज गति से बस चलाने के लिए कहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रथम बार में 300 बार और दूसरी बार में 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो कि अब 2019 के संशोधन में छोटे वाहनों के लिए बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है राशि और बड़े और कमर्शियल वाहनों के लिए 2000 रुपये कर दी गई है। तो अगर धारा 112 का उल्लंघन किया जाता है तो एलएमबी में 1000 रुपये और एमपीबी में 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम का सेक्शन 184 184, इसमें कहा गया है कि खतरनाक तरीके से या लापरवाही से किसी भी व्हीकल्स को चलाने के लिए दंड। तो यहाँ पे अगर पहली बार कोई उल्लंघन करता है 184 के तहत तो उसे 6 माह के कारावास व 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु अगर वो अपराध की पुनरावृत्ति 184 के तहत करता है तो उसे 2 वर्ष के कारावास या 2000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 1988 के अधिनियम में व्यवस्था की गई थी, जिसे 2019 के संशोधन में जुर्माने की राशि को बढ़ा करके 5000 रुपये कर दिया गया है। तो अब अगर इसे पहली बार में कोई उल्लंघन करता है तो 6 माह के कारावास या 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 184 खतरनाक तरीके से या लापरवाही से वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 185, अधिनियम की धारा 185 में नशे की हालत में व्हीकल्स चलाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और इसमें 185 के उल्लंघन में पहली बार में 6 माह की सज़ा या 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है तथा दूसरी बार इस धारा का यदि उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति तो 2 साल की सज़ा एवं 3000 रुपये जुर्माने का प्रावधान बेसिक अधिनियम में किया गया था। किंतु 2019 के संशोधन में अब जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। यानी यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में वाहन को चलाता है तो उसे अधिनियम की धारा 185 के तहत अब 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। तो पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि पहली बार में 6 माह की सजा या 2000 रुपये जुर्माना तथा दूसरी बार में 2 साल की सजा या 3000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा। और अब जुर्माने की राशि 10,000 रुपये है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन आप देखिएगा, अधिनियम की धारा 186 186। तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 186 शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से वाहन को चलाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यानी शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति यदि पब्लिक प्लेस पर किसी वाहन को चलाता है तो यह दंडनीय अपराध है, जो कि पहली बार उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 186 के तहत 200 रुपये
के जुर्माना एवं दूसरी बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा, जिसे 2019 के संशोधन में बढ़ा करके अब 10,000 रुपये कर दिया गया। यदि कोई धारा 186 का उल्लंघन करता है तो उसे 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो अगला पॉइंट देखिए, अधिनियम की धारा 189 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अधिनियम की धारा 189, इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट की बिना परमिशन के, क्योंकि जो भी मोटर रेस होती है, मुकाबले होते हैं, प्रतियोगिता होती है, वो गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है और उसके लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया जाता है जहाँ पे सार्वजनिक आवागमन को रोका जाता है और उस एरिया में ये रेस या मुकाबला होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान रेस मुकाबला करता है तो उसे दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि 1 माह का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बेसिक 88 के अधिनियम में व्यवस्था थी। 2019 के अधिनियम में जुर्माने की राशि को बढ़ा करके अब 5,000 रुपये कर दिया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति धारा 189 का उल्लंघन करता है तो अब उसे 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, अधिनियम की धारा 190 पे। तो अधिनियम की धारा 190 में कहा गया है कि खतरनाक से तात्पर्य है असुरक्षित वाहन जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट ना मिला हो, यानी उससे वर्कशॉप द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट ना दिया गया हो और वाहन में कोई कमी हो और उसे सार्वजनिक मार्ग पर ले आया जाए। तो खतरनाक यानी असुरक्षित वाहन को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के लिए दंड का प्रावधान है, जिसके उल्लंघन पर 250 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यदि कोई व्यक्ति असुरक्षित या खतरनाक वाहन को पब्लिक प्लेस पर ले आता है तो उसे 250 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु अगर इस वाहन द्वारा कोई दुर्घटना घटित हो जाती है उस समय तो उसे 3 माह के कारावास व 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सेक्शन 190 में कहा गया है कि असुरक्षित या खतरनाक वाहन को कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाता है तो उसे 250 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु इस दरमियान अगर दुर्घटना घटित हो जाती है तो अमुक व्यक्ति यानी चालक को 3 माह के कारावास एवं 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अच्छा, इसी की उपधारा में पर्यावरण से संबंधित उल्लेख किया गया है, ये भी आप देख लें। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला वाहन यदि सार्वजनिक स्थान पर लाया जाता है तो पहली बार उल्लंघन पर 1,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन पर 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा, जो कि 2019 के संशोधन में बढ़ाकर अब 10,000 रुपये तक कर दिया गया। यदि पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला वाहन, अगर जिसे पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त है वाहन को, अगर उससे पब्लिक प्लेस पर लाया जाता है, चलाया जाता है, तो अब 2019 के संशोधन के बाद उसे 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अच्छा, अधिनियम की धारा 190 का ही एक सेक्शन और है जिसको मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो मानव जीवन को हानि पहुँचाने वाला वाहन है, यानी इस तरह का वाहन जिससे मानव जीवन को नुकसान हो सकता है, अगर उसे चलवाता है या चलाएगा तो पहली बार में उसे 1 साल के कारावास व 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु अगर अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो उसे 3 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 192 यानी 192। तो अधिनियम की धारा 192 में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति धारा 39 का उल्लंघन करता है तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि धारा 39 क्या है। तो धारा 39 में कहा गया है कि किसी भी वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए वाहन का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो बिना रजिस्ट्रेशन के अगर मोटर यान का उपयोग किया जाता है तो धारा 192 के तहत ये दंडनीय अपराध है। इसके अंतर्गत यदि कोई धारा 39 का उल्लंघन करेगा तो प्रथम दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये तक जुर्माना व दूसरी बार दोष सिद्धि पर 1 वर्ष के कारावास या 10,000
रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सेक्शन 39 का उल्लंघन करता है तो उसके लिए पनिशमेंट 192 में है, और जिसमें कहा गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन का यदि कोई वाहन चलाता है तो उसे प्रथम बार अगर दोष सिद्धि होती है तो उसे 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और अगर अपराधी की वो पुनरावृत्ति करता है तो उसे 1 वर्ष के कारावास या 10,000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अच्छा, इसी सेक्शन की एक उप सेक्शन है 192 का। तो 192 का में कहा गया है बिना परमिट मोटरयान चलाने के लिए दंड, यानी जिस मोटरयान को जिस रूट पर परमिट नहीं दिया गया जिस काम के लिए, इससे इतर अगर वो वाहन को चलाता है तो उसे प्रथम दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये के जुर्माने से और दूसरी बार दोष सिद्धि पर 1 वर्ष के कारावास या 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताते चले कि इन मामलों में अगर जज चाहता है, न्यायाधीश चाहता है तो स्वेच्छा जुर्माने की राशि को घटा भी सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 193, जिसमें कहा गया है लाइसेंस का उल्लंघन करने पर दंड। तो इसी में 2019 के संशोधन में एक चीज़ और जोड़ दी गई है, टैक्सी एग्रीगेटर, जिसमें ओला और उबर आती हैं, जो कि एक ऐप के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं। तो इन टैक्सी के लिए राज्य सरकार लाइसेंस जारी करेगी और उसका नियमन करेगी, और ये जितने भी ऐप होंगे वो IT एक्ट 2000 का अनुपालन करेंगे, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 का पालन कर रहे होंगे। अच्छा, यदि कोई धारा 193 का उल्लंघन करता है तो उसे 25,000 से लेकर 1 लाख तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टैक्सी एग्रीगेटर जो कि एक मार्केट प्लेस बनाया गया, एक ऐप बनाया गया है, और इस ऐप या मार्केट प्लेस को स्टेट गवर्नमेंट जो है लाइसेंस जारी करेगी, और ये लाइसेंस IT एक्ट 2000 के तहत दिया जाएगा, जिसका अनुपालन इन संचालकों को करना होगा। और यदि इसका ये उल्लंघन करते हैं तो 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन पे। अधिनियम की धारा 194 में कहा गया है कि निर्धारित भार से अधिक भार ले जाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया, यानी किसी भी निर्धारित यान में जो भार निर्धारित किया गया उससे इतर भार यदि कोई चालक ले जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। यहाँ पे हमने 3 तरह से दिखाया है, बाइक की बात करते हैं, फिर माल वाहन की बात करते हैं, फिर यात्री वाहन की। अच्छा, आगे धारा 194A, 194B, C, D जोड़ी गई हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। ये धाराएं 2019 के संशोधन में जोड़ी गई हैं। तो अगर बाइक की बात करें तो 194 के तहत 100 रुपये का जुर्माना होता था, जो कि बढ़ा करके 2019 में 1,000 रुपये कर दिया गया है। अगर बाइक में चालक के सिवा एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति ले जाता है तो उससे जो है 194 के तहत दंडित किया जाएगा। तो ये 100 रुपये जुर्माना बेसिक अधिनियम में था, अब बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। साथ ही 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे माल वाहन की बात करें तो माल वाहन में पहले 2,000 रुपये जुर्माना था और 1,000 रुपये प्रति टन जुर्माना लगता था। मान लीजिए 50 टन लोड करने की कैपेसिटी आपके व्हीकल्स की है और आपने 55 टन लोड कर रखा है, तो 2,000 और प्लस 5 गुणे 1 जो 50 से ज़्यादा है, 5 और 2 7,000 रुपये जुर्माना भरना होता था। अभी क्या हुआ कि इसे फिक्स 20,000 रुपये ओवरलोडिंग पे कर दिया गया है, प्लस जितना ओवरलोड होगा उसे 2,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। अच्छा, यात्री वाहन के लिए कोई ओवरलोडिंग जुर्माना नहीं था, जिसे इस अधिनियम में जो 2019 का अधिनियम आया इसमें 1,000 रुपये प्रति यात्री जुर्माना कर दिया गया, जो मैं 194 के सब सेक्शन में आगे आपको दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। ये धारा 194 के सब सेक्शन है जो 2019 में व्यवस्था की गई इनकी, 194A, B, C, D और E। तो धारा 194A में है यात्री वाहन पर प्रति पैसेंजर 1,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। तो अगर किसी यात्री वाहन पर निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री यात्रा कर रहे हैं तो निर्धारित क्षमता से जितने यात्री ऊपर होंगे प्रति यात्री 1,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। अधिनियम की धारा 194B में सीट बेल्ट न लगाने पर अब 100 रुपये के स्थान पर 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अगर कोई 4 व्हीलर वाहन में
4 पहिया वाहन में जिसमें कार, जीप, बस, अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो 100 रुपये के स्थान पे 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा। अच्छा, अधिनियम की धारा 194C में 2 पहिया वाहन पर यदि 3 सवारी होती हैं या 2 से अधिक सवारी होती हैं तो अब 100 रुपये के स्थान पे 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा और 3 माह के लिए आपके लाइसेंस को निलंबित या सस्पेंड कर दिया जाएगा। 194D में यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता है, जो कि धारा 129 के तहत अनिवार्य है। आपने 129 में पढ़ा था, किसी भी वर्ग या वार्डन की मोटरसाइकिल को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए या सवारी करने वाला व्यक्ति सुरक्षात्मक टोप पहनेगा, अर्थात हेलमेट पहनेगा। तो अगर हेलमेट आप नहीं लगाते हैं तो 100 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और 3 माह के लिए लाइसेंस का निलंबन कर दिया जाएगा। अच्छा, 194E देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें है इमरजेंसी वाहन, जिसमें एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ सकती हैं। तो इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 196 यानी 196 में व्यवस्था दी गई है कि विदाउट इंश्योर्ड यानी बिना बीमा के गाड़ी को यदि हम सार्वजनिक स्थान पर चलाते हैं तो दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपको 1000 रुपये का जुर्माना, 3 माह की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो बिना बीमा के यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी व्हीकल्स को चलाता है तो उसे 3 माह के कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अच्छा, 2019 के संशोधन में अब जुर्माने की राशि को बढ़ा करके 2000 रुपये कर दिया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 199A और ये धारा 2019 के संशोधन के बाद जोड़ी गई है। बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रही, काफ़ी इम्पोर्टेंट है धारा। इसमें अभिभावक को जिम्मेदार बनाया गया है और उसे 3 साल के कारावास या 25,000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये काफ़ी चर्चा का भी विषय रहा। आप ध्यान से देखिएगा, 199A ये धारा 2019 के संशोधन में जोड़ी गई, जो अभिभावक या वाहन मालिक को किशोर के कारण हुई दुर्घटना के लिए जिम्मेदार बनाता है। इसके तहत 25,000 रुपये जुर्माना व 3 साल की कैद तथा साथ ही वाहन के पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा एवं किशोर के ऊपर भी जे एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये धारा काफ़ी सख्त है 199A, जिसमें अगर किशोर के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके माता पिता, अभिभावक या वाहन मालिक को, जिसका वाहन लेकर के किशोर सार्वजनिक स्थान पर आया होगा, उसे 3 साल के कारावास या 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और साथ ही वाहन के पंजीकरण को भी रद्द कर दिया जाएगा और किशोर के ऊपर जे एक्ट के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। अधिनियम की धारा 202 पे, सेक्शन 202 इसके अंतर्गत कोई भी वर्दीधारी पुलिसकर्मी इस एक्ट के तहत कुछ मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है। ठीक है, तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 202 में व्यवस्था की गई है कि वर्दीधारी पुलिसकर्मी कुछ मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। और अधिनियम की धारा 206 देखिए, इसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 464 जिसमें है कूटरचित दस्तावेज, तो इंडियन पेनल कोड 1960 के सेक्शन 464 में कूट रचित दस्तावेज है। तो यदि कोई व्यक्ति कूट रचित दस्तावेज रखता है तो पुलिस उसे जब्त कर सकेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अधिनियम की धारा 206 इसके तहत पुलिस अधिकारी आईपीसी की धारा 464 के तहत कूट रचित दस्तावेज रखने पर जब्त कर सकेगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 207 207 सेक्शन 207 पुलिस अधिकारी बिना पंजीकरण या बिना परमिट के वाहन का उपयोग करने पर निरुद्ध कर सकेगी, जिसे आप कहते हैं सीज कर सकेगी। अगर कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के, जो कि धारा 39 के तहत बिना पंजीकरण के वाहन को सार्वजनिक स्थान पर नहीं चला सकते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर
इसका उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थान पर लाता है तो पुलिस अधिकारी उसे सीज कर सकता है, निरुद्ध कर सकता है। या गाड़ी का परमिट नहीं है, बिना परमिट के चलाई जा रही, तो ऐसे वाहन को पुलिस अधिकारी निरुद्ध कर सकेगा, सीज कर सकेगा। ये व्यवस्था 207 में दी गई। और अधिनियम की धारा 208, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि इस धारा में ये कहा गया है कि मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत संक्षिप्त निपटारा यानी निस्तारण जो है वो पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों कर सकेगा। यानी जो समन शुल्क लगाया जाता है वो पुलिस द्वारा भी लगाया जा सकता है और मजिस्ट्रेट द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि सेक्शन 208 में यानी मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 208 में मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत संक्षिप्त निपटारा पुलिस या मजिस्ट्रेट दोनों कर सकती। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 215D, और ये लास्ट धारा है 2019 के संशोधन में जोड़ी गई। अधिनियम में टोटल 217 धाराएं हैं, जिसमें हम 215 आपको दिखा रहे हैं, और ये धारा 2019 के संशोधन में जोड़ी गई। इसके तहत सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया है, ध्यान रखिएगा। सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन जो किया जाएगा या बनाया जाएगा वो 215 के सब सेक्शन D 215D के तहत व्यवस्था की गई है 2019 के संशोधन में। और लास्ट पॉइंट और आपको बता दूं, शुरुआत में हमने आपको बताया कि मोटर यान अधिनियम 1988 में 14 अध्याय हैं, 217 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। तो जो अनुसूची 2 हैं वो पहली अनुसूची में यातायात चिन्ह के बारे में बताया गया है। जो चिन्ह आपको रोड पे दिखाई पड़ते हैं या दिशा निर्देश जिनसे आपको मिलता है सड़क पर वाहन चलाने के लिए, तो वो यातायात चिन्हों का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया। और अनुसूची 2 में कंपलसेशन का उल्लेख किया गया है, यानी मुआवजे का उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना की स्थिति में या अन्य कारणों में मुआवजा क्या होगा, क्षति होने पे मुआवजा क्या होगा, उसके बारे में अनुसूची 2 में यानी शेड्यूल 2 में मेंशन किया गया। तो इस तरह से ये पूरा अधिनियम कंप्लीट होता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस अधिनियम को आप पूरा डिटेल में देखिए और देखने के बाद नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट को आप समझिए, क्योंकि ये अधिनियम अभी हाल ही में संशोधन हुआ 2019 में, और ये संशोधन के साथ 1 सितंबर 2019 से प्रभावी है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मोटर यान अधिनियम 1988 कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ है। लेकिन मोटर यान संशोधन अधिनियम यानी मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 जो है वो 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ है। तो काफ़ी चर्चा का विषय रहा, इसलिए यहाँ से सवाल पूछा जाना हो सकता है, वाजिब है पूछा जाए। तो आप इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। बाय द वे, अगर कोई पॉइंट कहीं स्लिप हो गया है, कुछ छूट गया है या कोई त्रुटि हो गई है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसका हम आप मिलकर के निस्तारण करेंगे। तो मिलते हैं अगले अधिनियम में, तब तक बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।